हिंदी में लिखते समय अक्सर एक उलझन सामने आती है, अल्पविराम और अर्धविराम के इस्तेमाल को लेकर। ये एक आम समस्या है, तो आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और हिंदी के विराम चिन्हों को जरा आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। एक सवाल जो लिखने वालों को अक्सर परेशान करता है कि ये जो अल्पविराम और अर्धविराम है, इन दोनों में आखिर असली फर्क है क्या? अच्छा, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि विराम चिन्ह आखिर है क्या। देखिए, इसका बहुत सीधा सा मतलब है ठहराव या रुकना। ये बस वो निशान हैं जो लिखने में ठहराव और एक रिदम लाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बात करते हुए बीच बीच में सांस लेने के लिए रुकते हैं। अब इन नियमों को समझने के लिए एक बहुत जरूरी नाम हमें पता होना चाहिए, श्री कामता प्रसाद गुरुजी। इन्हें हिंदी के विराम चिन्हों का सबसे बड़ा एक्सपर्ट मतलब विशेषज्ञ माना जाता है। उन्हीं की वजह से हमें पता चला कि हिंदी में एक या दो नहीं बल्कि कुल 20, जी हाँ, पूरे 20 अलग-अलग विराम चिन्ह इस्तेमाल होते हैं। और अब आती है एक बहुत ही दिलचस्प बात। कामता प्रसाद गुरुजी ने बताया कि हिंदी के ज्यादातर विराम चिन्ह असल में अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, मतलब लगभग सभी सिवाय एक के, और वो एक है हमारा अपना खालिस हिंदी का पूर्ण विराम, वही सीधी लाइन। तो इस जरूरी जानकारी के बाद चलिए अब वापस उसी सवाल पर लौटते हैं जहां से हमने शुरू किया था, अल्पविराम और अर्धविराम का कंफ्यूजन, और इसे हमेशा के लिए खत्म करते हैं। यहाँ पे ये अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, अल्पविराम जिसे हम कॉमा कहते हैं, वो सबसे छोटे ठहराव के लिए है, मतलब जहां बस जरा सा रुकना हो, जैसे किसी लिस्ट में चीजों को अलग करने के लिए, राम, सीता, लक्ष्मण। दूसरी तरफ है अर्धविराम यानी सेमीकोलन। ये कॉमा से ज्यादा बड़े ठहराव का इशारा करता है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब दो ऐसे वाक्य हों जो हैं तो अलग अलग पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो इन दोनों के अलावा भी कई और जरूरी निशान हैं जो हमारे वाक्यों को सही ढांचा और मतलब देते हैं। चलिए उन पर भी एक नजर डालते हैं। यहाँ कुछ सबसे जरूरी चिन्हों को देखते हैं। पूर्ण विराम तो सब जानते हैं, वाक्य के अंत में लगता है। फिर आता है उपविराम यानी कोलन, जो किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है। प्रश्नवाचक तो जाहिर है सवाल पूछने के लिए है। और ये जो विस्मयादि बोधक चिन्ह है, अरे वाओ जैसी मजबूत भावनाएं दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। चलिए अब कुछ ऐसे चिन्हों की बात करते हैं जो हमारे लिखने में सिर्फ क्लैरिटी ही नहीं बल्कि एक तरह का जोर भी डालते हैं, जैसे कि कोष्ठक यानी ब्रैकेट्स। ये वो एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं जो मेन वाक्य का हिस्सा तो नहीं है पर जरूरी है। जैसे यहाँ देखिए, विश्वामित्र के गुस्से में कांपने की बात ब्रैकेट में लिखी है। इससे उनका डायलॉग और भी ज्यादा असरदार और जानदार लगता है। और अगर किसी की कही हुई बात को बिल्कुल हूबहू लिखना हो तो हम इस्तेमाल करते हैं अवतरण चिन्ह का यानी कि कोटेशन मार्क्स। जैसे तुलसीदास जी ने कहा, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। ये निशान पक्का करते हैं कि पढ़ने वाले को ठीक वही शब्द मिले जो कहे गए थे। अब आखिर में दो ऐसे कमाल के चिन्ह देखते हैं जो लिखने वालों के लिए किसी टूलबॉक्स के औजारों से कम नहीं है। ये लिखने की आम गलतियों को ठीक करने में बहुत मदद करते हैं। पहला है लाघव चिन्ह। ये समझिए कि एक स्मार्ट शॉर्टकट है। जब कोई लंबा और बार बार इस्तेमाल होने वाला शब्द हो तो उसे छोटा करने का ये सबसे आसान तरीका है। जैसे डॉक्टर को डॉक्टर या पंडित को पंड लिख देते हैं। अच्छा, अब सोचिए, लिखते लिखते कोई जरूरी शब्द छूट गया तो तब क्या होगा? तो उसका भी एक उपाय है, त्रुटिपूरक चिन्ह, जिसे हंसपद भी कहते हैं। इसकी मदद से पूरा वाक्य दोबारा लिखे बिना उस छूटे हुए शब्द को बड़ी सफाई से लाइन के ऊपर डाला जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा, समय भी बचता है और लिखा हुआ गंदा भी नहीं लगता। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है, क्या विराम चिन्ह सिर्फ कुछ नियम हैं या फिर ये हमारे लेखन को ज्यादा साफ, असरदार और जिंदा दिल बनाने के तरीके हैं? असल में इन चिन्हों को समझना सिर्फ नियमों को रटना नहीं है, बल्कि अपने शब्दों में जान डालना है, उन्हें ज्यादा सटीक बनाना है। अगली बार जब भी कुछ लिखा जाए तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये छोटे छोटे निशान हमारे विचारों को कितनी ज्यादा स्पष्टता दे सकते हैं।